अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसमें अगर हम n की वैल्यू 1 2 3 पुट करना शुरू करें तो उसी लिहाज से हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एनर्जी लेवल मालूम होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस फार्मूले में सबसे पहले n की वैल्यू क्या पुट की, 1 पुट की। जब मैंने 1 पुट की तो 1 पे हम स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि n के ऊपर क्या है, स्क्वायर है हमारे पास। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसका मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट। ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी कौन सी, फर्स्ट ऑर्बिट की, जो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट था, या अब हमें इसको कहना चाहिए कि पहले ऑर्बिट की जो एनर्जी लेवल है वो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन ये जो एनर्जी लेवल है इसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, यानी हाइड्रोजन जब पहले ऑर्बिट के अंदर होता है तो वो हमारे पास बोहर रेडियस कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, और वो ग्राउंड स्टेट कहलाती है। और ये जो एनर्जी होगी ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी। सो दिस इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब हमने n की वैल्यू 2 पुट की, तो जब मैंने यहाँ पे 2 पुट किया तो 2 पे कितने, 2 पे स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 13.6 को 4 से डिवाइड करें तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास एनर्जी आ गई। सेकंड की इसी तरह n की वैल्यू 3 पुट की, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 13.6 को 9 से डिवाइड करेंगे, माइनस में ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह -13.6 को जब n की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो 4 का स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन तमाम वैल्यूज का मतलब क्या है, ये मैंने एक एनर्जी डायग्राम बनाई है, इसके ऊपर मैं बताता हूं आपको। देखिए हमने किया क्या है कि इस लाइन पर हमने एनर्जीज दी हैं, तो जब n इज इक्वल टू 1 लिया तो मेरी पहली एनर्जी आ रही है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये नेगेटिव से एनर्जीज आ रही हैं, बढ़ती चली जा रही है, यानी कम होने का मतलब है कि एनर्जीज इंक्रीज कर रही हैं। नेगेटिव में कम होने का मतलब होता है बढ़ना, ओके। सो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कौन से हमारे पास आ गई, पहले n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट के हमारे पास एनर्जी आ गई। उसके बाद जब हमने 2 पुट किया तो -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसके बाद हमारे पास इस ग्राफ के ऊपर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है n इज इक्वल टू 2 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने जब n इज इक्वल टू 3 पुट किया तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो अब जरा नोट करें कि 13.6 n1 से n2 के दरमियान जो गैप है वो खासा ज्यादा है, क्योंकि 13.6 और 3.4 के दरमियान दिस इज ए बिग गैप। लेकिन n2 और n3 पर अगर आप नोट करें तो 3.4 और 1.5, तो 3.4 और 1.5 के दरमियान ये गैप तो कम गैप है। इसी तरीके से 1.5 और चौथा जो ऑर्बिट है हमारे पास जो n इज इक्वल टू 4 है उसमें -0.85 आई, इसके दरमियान गैप और कम है। तो ये जो गैप है, जो कि गैप हम आस्ता आस्ता क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। ये जो गैप कम होते जा रहे हैं, ये मैंने जिस तरीके से पहले भी एक बार डायग्राम में आपको बना के दिखाया था, इसकी वजह अब आपकी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि उन शेल्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कम हो रहा है। अच्छा, इस दौरान ये हरगिज जहन में मत रखिएगा कि शेल के दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा है, हरगिज ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि हमने रेडियस में ये बात पढ़ी थी, आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि हमने पढ़ा था कि n जो है Rn यानी nth ऑर्बिट का जो रेडियस है वो हमारे पास किसके बराबर था, R0 और मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर था। तो अगर n की वैल्यू हम 1 डालते हैं तो हमारे पास सिंपल R0 आता है, और n की वैल्यू जब मैंने 2 डाली थी तो ये हमारे पास कितना आया था, 4R0 आया था, राइट। और जब हम 3 डालेंगे तो कितना होगा, 9R0 होगा। तो रेडियस कहने का मतलब यह है कि जो पहले ऑर्बिट का रेडियस है उससे दूसरे ऑर्बिट के रेडियस 4 टाइम्स की दूरी पर है, और पहले ऑर्बिट का जो रेडियस है उससे 9 टाइम्स की दूरी पर थर्ड हमारे पास ऑर्बिट है। तो रेडियस जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, उनके दरमियान बहुत गैप है हमारे पास, लेकिन उन रेडियस की जो एनर्जी लेवल है वो कम होते जा रहे हैं। प्लीज बी केयरफुल। देखिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये अगर मेरे पास न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाद फर्ज करें कि ये मैंने बना दिया पहला शेल। अब न्यूक्लियस से पहले शेल तक का जो डिस्टेंस है इसको अगर मैं ये 1 है 2 3 4 टाइम इंक्रीज करता हूं तो ये मेरे पास दूसरे शेल का रेडियस आ जाएगा। और इसी पहले वाले डिस्टेंस को अगर मैं 9 टाइम इंक्रीज करता हूं, 4 है ना, 5 6 7 8, और इसी तरीके से हम आगे चलते हैं तो 5 6 7 8 9, तो ये मेरे पास थर्ड ऑर्बिट आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट, दिस इज द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट। तो ऑर्बिट के दरमियान रेडियस बढ़ता चला जा रहा है, यानी ऑर्बिट के दरमियान जो रेडियस बढ़ता चला जा रहा है, मतलब मैंने कह दिया, कहने का मतलब है कि ऑर्बिट के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। तो डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, एनर्जी गैप जो है वो कम से कम होता चला जा रहा है, राइट। ये मेरा ख्याल है अब बात आपको क्लियर हो गई होगी।
ये हरगिज मत समझिएगा कि यहां पर हो ये रहा है कि ये पहला ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट के दरमियान आप एनर्जी का डिफरेंस देख रहे हैं तो आप इसको रेडियस को भी इसी तरह समझ लेंगे, रेडियस भी इसी तरीके से कम होते जा रहे हैं। नो, रेडियस इस तरीके से बहुत तेजी से इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, तो रेडियस बहुत ज्यादा इंक्रीज करते जा रहे हैं, जबकि उनके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या होना शुरू हो रहा है, वो कम होना शुरू हो रहा है। और जब हम n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे चले जाते हैं तो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अब आप देखें अगर आप यहां पर इन्फिनिटी पुट करते हैं n की जगह पे, तो अगर n किसके बराबर है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा। और मैथमेटिक्स हमें बताती है कि जब भी 1 अपॉन इन्फिनिटी हो, कोई भी नंबर हो लेकिन अपॉन इन्फिनिटी हो, तो पूरा आंसर हमारे पास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहां पर हमारे पास एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये जब जीरो हमारे पास एनर्जी हो गई तो इस जीरो एनर्जी का मतलब क्या हुआ, इस जीरो एनर्जी का मतलब यह है कि अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, राइट। उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। n इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब है कि उसकी एनर्जी जीरो हो गई है, इट हैज नो एनर्जी। अब इसके बाद जो भी एनर्जी हम देंगे, चाहे वो जितनी ही कम जितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, वो सारी की सारी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। तो इससे आगे जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आएगा, मैंने लिख दिया वो कंटिन्यूअस एनर्जी स्पेक्ट्रम है। अच्छी तरह याद रखिएगा, मैंने लाइन स्पेक्ट्रम भी आपको बताया हुआ है और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बताया हुआ है। तो ये जितने भी हैं हमारे पास, ये सारे यानी इन्फिनिटी से नीचे यहां तक 1 तक आ जाएं, ये सब हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम है, ओके। और हम ये इंशाल्लाह बहुत जल्द पढ़ लेंगे कि जब भी इलेक्ट्रॉन फर्ज करें n2 से जंप लगा के n1 में आता है, तो इसी को तो हम कहते हैं लाइमन सीरीज। ये हमारे पास कहलाता है लाइमन सीरीज। अब 2 से आ जाए, 3 से आ जाए, 4 से आ जाए, किसी से भी अगर वो 1 में जंप लगा के आ रहा है, दिस इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। अच्छा, इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से जंप लगा के सेकंड के अंदर हमारे पास आ रहा है, तो इसे हमने कहा था कि दिस इज बामर सीरीज। ये हमारे पास बामर सीरीज है। तो अगर वो 3 से 2 के अंदर आ जाए, 4 से 2 के अंदर आ जाए, 5 से 2 के अंदर आ जाए, दिस इज कॉल्ड बामर सीरीज। तो ये जो लाइमन सीरीज की ये तमाम, ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है, ये सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन है, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन है। इसी तरह बामर सीरीज की ये हमारे पास फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरीके से हमारे पास आने शुरू होती हैं। और इसी ही वजह से जब यहां से ये यहां पर इन्फिनिटी से यहां पर जंप लगाएगा तो हमारे पास सीरीज लिमिट आ जाएगी। इसी तरीके से इन्फिनिटी से 2 पे जंप लगाएगा तो हमारे पास बामर सीरीज की सीरीज लिमिट आ जाएगी। इसी तरीके से इन्फिनिटी से 3 पे जंप लगाएगा तो हमारे पास पैशन सीरीज की सीरीज लिमिट आ जाएगी। ये अच्छी तरीके से आप लोगों ने याद रखना है। ये है सारा स्टोरी इसकी जो चल रही है। सो दिस इज ऑल द लाइन स्पेक्ट्रम। और ये ऊपर से आ रहा है, ये हमारे, और ये एन इन्फिनिटी के बाद जो ऊपर जा रहा है ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। तो उसके बाद सारी एनर्जी से एब्जॉर्ब करेगा और वो एनर्जी किस में कंट्रीब्यूट करेगी, काइनेटिक एनर्जी में। स्पेक्ट्रम क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा। और एटम क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। अब ये जो आयनाइज वाली मैंने बात की है ये भी जरा सुन लीजिए। बाज़-औक़ात मैं तो कहता हूं इसको एमसीक्यू में पूछना चाहिए, लेकिन वो न्यूमेरिकल के अंदर ये बात पूछ लेता है। वो कहता है कि हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। देखिए, अगर इन्फिनिटी से वो जंप लगा के फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो कितनी एनर्जी होगी उसके पास, 13.6। मैंने आपको ये बताया था ना कि इन्फिनिटी पर एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। और इन्फिनिटी से जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से करीब आता रहता है तो उसकी जो एनर्जीज हैं वो नेगेटिव के अंदर इंक्रीज कर रही होती हैं, जो कि बेसिकली डिक्रीज कर रही हैं। ये बात समझ आ रही है, नेगेटिव के अंदर। तो हमारे पास अगर इन्फिनिटी से यहां पर 1 ऑर्बिट में जंप लगाएगा तो ये है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मुझे ये बताओ वो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था, यहां से जंप लगा के वो इन्फिनिटी में चला गया और उसके बाद वो निकल गया तो एटम आयोनाइज हो जाएगा। तो उसको जीरो तक पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हमसे वो पूछे कि जी हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उतनी ही जितनी इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में लाने के लिए देनी है, तो फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए देनी पड़ेगी, एंड दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से यहां आते हुए माइनस में है, जबकि यहां से यहां जाते हुए ये माइनस खत्म हो जाएगा। सो द आंसर इज वेरी सिंपल, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, मेरा ख्याल है यहां तक बात समझ में आ गई होगी। और स्टिल इफ यू फील कि कोई चीज पूछनी है तो यू कैन कमेंट मी। थैंक यू सो मच।